हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम अगेन टू द चैनल। और आज अगेन हम लोग सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं क्या कंप्लीट कराने वाला हूं, ये बेसिकली पार्ट 2 है हमारे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। आप एक सब्जेक्ट एक टॉपिक हमारा चल रहा था, कहाँ गया सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट चैप्टर चल रहा था हमारा, सेक्रेटरियल ऑडिट हमारा सब्जेक्ट था। उसमें पिछली वीडियो थोड़ी बीच में रुक गई थी क्योंकि हमारा आईपैड, जो भी हमारी डिवाइस हम यूज करते हैं, वो लैग कर रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैं जितनी वीडियो रिक्वायर्ड बनाना चाह रहा था वो बेसिकली पूरी बन नहीं पाई और बीच में ही मुझे क्रॉप करनी पड़ी। सो आज कंटिन्यू करते हैं हम अपने पिछले टॉपिक को, जो भी हमारा चल रहा था। तो लास्ट क्लास में मैं आपको क्या करा रहा था, देखो, सर्च ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो भी चार्जेस रजिस्टर्ड हैं किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में, उनकी जो सर्च रिपोर्ट तैयार करनी है उसके लिए हमें बेसिकली नीचे ये चीजें फॉर्मेट फॉलो करना था। मैंने क्या करा था, ये पोर्शन आप लोगों को करा दिया था जिसमें मैं आप लोगों को बता दिया था कि CHG 1, जो CHG 1 फॉर्म है वो कब फाइल किया जाता है, CHG 9 कब फाइल किया जाता है। CHG 1 हमारा फाइल किया जाता है जब भी आप डिबेंचर्स के अलावा किसी भी तरह का आप बोरोइंग्स कर रहे होते हो, लोन ले रहे होते हो, देन इन दैट केस जो बोरोइंग कंपनी है वो CHG 1 फाइल करती है किसको, ROC को, रजिस्ट्रेशन के लिए, कि सर आप एक काम करिए, इस चार्ज को रजिस्टर करवा लीजिए अपने पास। और CHG 9 किस केस में होता है, जो डिबेंचर्स होते हैं उस केस में हमें CHG 9 फाइल करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार। किस चीज के लिए भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मैंडेटरी है कराना। नहीं करवाओगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि इन केस अगर आप लोगों ने चार्जेस रजिस्टर नहीं कराए तो उस चीज के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो चीजें हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा, और विद इन कितने दिन करा देना है आपको, 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया है उसके 30 दिन के अंदर ही आप लोगों को CHG 1 या CHG 9 एज द केस में भी आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ना कुछ पोर्शन दे रखा है कि आप रजिस्ट्रार एप्लीकेशन भेजेंगे, कंपनी उसको भेजेगी, तो रजिस्ट्रार आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 की बात कर रहा है। यार यहां पे जो रेफरेंस है 2019 के दे रखे हैं, ये देखो 2019 के ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। 2019 को बीते हुए तकरीबन कितने 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल बाद यहां से क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता है, ये चीज आउटडेटेड हो चुकी है। यहां पे इन लोगों ने सिर्फ रेफरेंस दे रखा है, आप नॉलेज के लिए रीड जरूर कर सकते हैं बट एग्जाम के लिए गलती से भी इसको पढ़ना मत। नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। जब मैं बात करता हूं नॉट एट ऑल रेलेवेंट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं। लाइफ के लिए तो बेटा बुक में कुछ भी लिखा हुआ है, इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपकी रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग जब हम बात एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं उसमें ये वाला आपका काम नहीं आने वाला है। देन उसके बाद अब देखो सेक्शन 77 सबसेक्शन 2, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। When a charge is registered with the registrar, जब भी किसी चार्ज को रजिस्टर किया जाता है किसमें, CHG 1 या CHG 9 में, तो देखो he shall issue certificate of registration। ही कौन है, ही यहां पे हमारा ROC यानी कि रजिस्ट्रार है। ROC बोलूं या रजिस्ट्रार बोलूं भाई एक ही बात है ना। वो हमारा क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, किस चीज का, रजिस्ट्रेशन का, कि मुबारक हो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किस फॉर्म में, CHG 2 में। यानी कि जो वो इंटीमेट करेगा कि हां आपका जो चार्ज है वो रजिस्टर हो चुका है, वो CHG 2 में बताएगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का, यानी कि अब लेट सपोज कंपनी को चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन हुई है, तो उस मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करने के लिए जो फॉर्म उसे फाइल करना पड़ेगा वो फॉर्म CHG 3 है। बात समझ आ रही है। देखो यहां पे मैंने फॉर्म नंबर लिख दिए हैं। CHG 1 क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। CHG 2 में क्या हो जाएगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार करेगा CHG 2 इशू। और CHG 3 क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर मॉडिफिकेशन है किसी चार्ज के अंदर तो उसके लिए आप CHG 3 फाइल करेंगे। और ये फॉर्म्स पढ़ना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, आप इस चीज को मान के चलिए, ठीक है। आइए फर्दर, अच्छा अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगेगी, सर आप कुछ ज्यादा ही फास्ट बोल रहे हैं, तो पहले तो इस चीज में एक मेरी मजबूरी है क्योंकि कम टाइम में बहुत सारी चीजें करानी है। बट स्टिल अगर आप लोगों को फील होता है कि सर आप बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं तो प्लीज आप एक बार कमेंट में जरूर मेरे को कंफर्म कर देना, सो दैट मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में स्पीड को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूंगा, करेक्ट। अब देखो फर्दर द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्जेस गिवन बाय द रजिस्ट्रार। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जब कंपनी बंद होने वाली होगी, ध्यान से सुनना,
कंपनी बंद होने वाली होगी तो उस टाइम पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि कंपनी की लिक्विडेशन करेगा। अच्छा, कंपनी की लिक्विडेशन जब करेगा तो कई लोग क्या करेंगे, अपना हक मांगेंगे कि सर हमने इस कंपनी को लोन दिया था और हमने इस असेट को, इस बिल्डिंग को गिरवी रखा था, इस बिल्डिंग पे हमारा चार्ज था, और आप एक काम करिए, अब आप जब कंपनी को लिक्विडेटर हो तो आप इस बिल्डिंग को बेचकर जो भी पैसा आएगा आप सबसे पहले मुझे दो। तो अब लिक्विडेटर क्या बोलेगा, लिक्विडेटर कहेगा सर एक काम करिए, आपने चार्ज को रजिस्टर कराया होगा तो प्लीज आपने जो चार्ज को रजिस्टर कराया था और बदले में आपको जो मिला था CHG 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट मिला था वो दीजिए, उसके बाद ही मैं मानूंगा कि आपका एक्चुअली इस पर चार्ज क्रिएटेड है। इंपॉर्टेंस आ गई ना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस नहीं हो रखा है तो लिक्विडेटर इग्नोर मार देगा उसे, वो कहेगा कि भाई तेरा कोई चार्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब तक रजिस्ट्रेशन हो गई नहीं तो उस केस में चार्ज आप क्लेम कैसे कर सकते हो। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 द कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of such payment or satisfaction is form CHG 4 along with the fee। ध्यान से सुनो, कंपनी क्या करेगी, इंटीमेशन देगी, यानी कि बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को, ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज, यानी कि जिस बंदे से आपने पैसे लिए थे, मतलब जिस बंदे से पैसे लिए थे और उसके बिहाफ पे आपने किसी असेट पे चार्ज क्रिएट किया था, अब आपने जब उस बंदे को पैसे वापस कर दिए तो इन दैट केस आप लोगों को 30 दिन के अंदर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है CHG 4। तो हम लिख लें यहां पे CHG 4 इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार फॉर फुल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। गॉट इट। द रजिस्ट्रार में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और द चार्ज होल्डर, दोनों में से कोई भी बंदा एप्लीकेशन कर सकता है, या तो कंपनी कर सकती है कि सर हमने पेमेंट कर दी, या जो चार्ज होल्डर है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया था वो भी कर सकता है। अलाउ सच इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 days ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस, यानी कि 300 days के अंदर आप अगर इंटीमेट भी करते हो, आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी तो भी आप ये चीज फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, आपको 30 days के अंदर ये वाली चीज इंटीमेट करनी होगी। बात समझ आ गई है? आई थिंक समझ आ गई होगी। अब देखो, ये मेरी नजरों में काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसको रिक्वायरिंग है चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना। सो एवरी कंपनी, हर वो कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट कर रही है, हैज टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में सब कुछ, जो चार्ज होल्डर है उसका नाम, किससे कितना लोन लिया है, किस दिन को लोन लिया है, किस दिन वापस करोगे, हर डिटेल। और उस पर साइन कौन करेगा, कंपनी करेगी और चार्ज होल्डर, टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट व्हेन कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी या असेट whether tangible or not which are subject to any charge। यानी कि आप जब भी कोई असेट खरीद रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई असेट खरीद रहे हो, कोई कंपनी असेट खरीद रही है, तो वो क्या करेगी, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, किसी भी तरह की असेट हो, आप जब भी उसको खरीद रहे हो तो आप देखोगे कहीं इस असेट के ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है, और वो चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चार्ज रजिस्टर्ड है या नहीं है। बात समझ आ रही है? दूसरा, अगर चार्ज इज क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, यानी कि अगर चार्ज क्रिएटेड है चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, किसी भी अंडरटेकिंग में, जो उस अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी कंपनी है, अगर ऑल टुगेदर पूरी कंपनी परचेज की जा रही है तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि चार्ज क्रिएटेड भी है या नहीं है। अगर कोई मॉडिफिकेशन है टर्म्स एंड कंडीशन में और द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर कोई चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है, अगर कोई चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड हो रखा है और उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज करना है, लाइक पेमेंट कुछ टाइम बाद करनी है या कुछ टाइम पहले करनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया है, कोई भी कंडीशन अगर चेंज हो रही है, देन उस केस में भी ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी क्या है कि चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए। और लास्ट, देयर आर चार्जेस ऑन प्रॉपर्टीज विच आर क्रिएटेड और एक्वायर्ड बाय एनी फॉरेन कंपनी, जहां पे चार्जेस ऑन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय फॉरेन कंपनी, यानी कि बाहर की किसी कंपनी ने कोई एक्वायर कर रखी है प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर और उस पर अगर कोई चार्ज क्रिएट किया गया है तो उसका भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एवरी कंपनी, हर कंपनी अपने चार्जेस को कहां कीप करेगी, देखो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी,
रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन फॉर्म CHG 7 रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कि उसने चार्जेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी किस असेट पे किस कंपनी का कितना चार्ज है, सब चीजें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने रखनी पड़ेगी, विच शैल इंक्लूड देयर इन ऑल चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। भाई फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग दो तरह के चार्जेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी और असेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स। गॉट इट? आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जरा सुनो, सर्च रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब सर्च रिपोर्ट की बात कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में। देखो मैंने लिखा है सेम टू सेम रिपीटेड, आपने ऊपर पढ़ा था सर्च और स्टेटस दोनों का मतलब मैंने बताया था। सर्च में बार बार चीख चीख के बता रहा हूं, इसका मतलब है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जब उस फिजिकल इंस्पेक्शन को आप क्या कर देते हो, जिस एंटिटी के लिए आप बना रहे हो उसको रिपोर्ट कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? स्टेटस बन जाता है। बात समझ आ रही है? अब आपको समझना है। इसके बाद वाइल इशूइंग ROC सर्च रिपोर्ट, जब भी आप इशू करते हो सर्च रिपोर्ट किसी भी एंटिटी को, लेट सपोज एक बैंक है जिसको किसी कंपनी को लोन देना है, ठीक है ना। अब उस बैंक ने आपको एज अ प्रोफेशनल हायर किया है और वो कह रहा है कि यार इस कंपनी की मुझे सर्च रिपोर्ट चाहिए, इसका पूरा काला चिट्ठा जो भी इसके बारे में चार्जेस, उसके लोन उसने आज तक कितने लिए हैं, उसने कितनी बोरोइंग्स करी हैं, ROC में जितने रिकॉर्ड्स हैं, सब चीजों को एंटिसिपेट मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल करके आपको क्या करनी है? एक सर्च रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो प्रोफेशनल क्या करेगा? वो फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो करेगा, नीचे दे रखे हैं प्रोसेसेस। सबसे पहला क्या करेगा? वो एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्टर्ड हैं MCA 21 पोर्टल पे। MCA 21 आपको पता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सारी डिटेल्स, मतलब हर कंपनीज के जो मेजॉरिटी डिटेल्स हैं वो उसके पास अपलोडेड रहते हैं, ठीक है ना। तो MCA की वेबसाइट प्रोवाइड्स मेनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी। सम इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लेट सपोज किसी कंपनी के बारे में, लेट सपोज रिलायंस के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे नाम कंपनी का, उसका CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल कितनी है, नाम, एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स व्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस। बट कुछ चीजें हैं ऑन पेमेंट ऑफ फीस होती हैं, जैसे अगर कंपनी का कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप लोगों को देखना है तो आप पेमेंट कर सकते हो फीस की और आप देख सकते हो। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे मतलब पब्लिक देख सकती है आमतौर पे। पर उस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में दो कैटेगरीज क्या है? एक है ऑन पेमेंट ऑफ फीस और एक है विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। विदाउट पेमेंट ऑफ फीस हमारे ये वाले हो जाएंगे, ऑन पेमेंट ऑफ फीस हमारे ये वाले हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन सी चीजें ऑन पेमेंट ऑफ फीस है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड चार्ज क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट। चार्ज से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पेड होती हैं, यानी कि आपको अगर किसी कंपनी के चार्ज के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि किस कंपनी पे कितना चार्ज क्रिएटेड है, किस असेट पे क्रिएटेड है, उस चीज के लिए यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। एनुअल रिटर्न्स अगर आपको कंपनी की चेक करनी है, उसकी बैलेंस शीट चेक करनी है, उसके डायरेक्टर्स में चेंज या उसके ई फॉर्म्स, आपको जो भी चीज चेक करनी है यू हैव टू पे फॉर इट। बट हां आपको मिल जाएगी। बट देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अलाउड नहीं है। पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भाई कंपनी के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक से शेयर नहीं किए जा सकते हैं। तो जो हमारा MCA या हमारा ROC कल्चर है पूरा का पूरा, वो रिस्पेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की भी। जो चीजें जरूरी नहीं है पब्लिक को जानना, देखो जानना पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, पब्लिक अपने फायदे के लिए तो देख सकती है, बट अगर ना बताया जाए तो पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अलाउड नहीं है? तो देखो आप लोगों को मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ऑब्टेन, देखो मैं यहां पे कहां गया, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट और ऑब्टेन कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशंस फाइल्ड अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। यानी कि कोई भी इंटरनल रेजोल्यूशंस है, बोर्ड रेजोल्यूशंस है हमारे, वो सारी की सारी चीजें फाइल नहीं की जाएंगी। मतलब किसी पब्लिक को आप वो चीजें नहीं दिखाओगे, चाहे आप पेमेंट ऑफ फीस करो या फिर ना करो। उसके बाद अब देखो नीचे की जो चीजें हैं वो मैं रीड करा रहा हूं एग्जाम के लिए, आप समझ ले डिसेंट इंपॉर्टेंट है यार, आपको नॉलेज के लिए तो है ही है। आप जब जाओगे ना, आप पहले महीने में ये काम आपको सिखाया जाएगा। जब भी आप ट्रेनिंग अपनी करोगे उसमें आपको पहले महीने में ये वाला काम सिखाया जाएगा, तो आप समझ लो कितना रेलेवेंट होगा आपके लिए। तो जरा देखिए, MCA 21 ऑफर्स फैसिलिटी टू व्यू डॉक्यूमेंट्स and also search and other facility of public documents. This facility is handy for users, banks and financial institution while sanctioning loan. यानी कि जो भी इस MCA 21 की फैसिलिटी का यूजर है, जो अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज है। जब भी उन्हें लोन किसी कंपनी को सैंक्शन करना होता है, उससे पहले वो उसकी सारी जानकारी ले लेते हैं। This facility enables viewing of public documents of companies
फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड बाय यूजर। अब देखने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो भी पेड है आपके, तो उसके लिए आप पैसे पे करेंगे। डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड ओनली विद इन 7 days आफ्टर द पेमेंट हैज बीन कंफर्म्ड। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि आपने आज पेमेंट कर दी और आप 1 साल बाद देख रहे हो उस डॉक्यूमेंट को, ना, 7 दिन के अंदर आपको देखना होगा। ऑल्सो द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर ओनली 3 hours आफ्टर द यूजर हैज स्टार्टेड व्यूइंग द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्या बात है भाई। अगर देखो जो आपका इस 7 दिन का पीरियड है, ये है कि जिस दिन आपने परचेज कर लिया कि आपको ये चीज देखनी है, परचेज कर लिया, अभी देखना शुरू नहीं किया, उस दिन से आपको 7 दिन के अंदर देखना होगा। बट अगर लेट सपोज आपने अभी डॉक्यूमेंट खोल के देख लिया, तो सिर्फ 3 घंटे तक आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर 3 hours आफ्टर द यूजर हैज स्टार्टेड व्यूइंग द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। सोचो रियल लाइफ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। यूजर हैज टू एक्सेस MCA 21 पोर्टल एंड लॉग इन टू द माई MCA पोर्टल। क्लिक करेगा वो माई डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लॉगिंग इनटू द सिस्टम, एंड बाकी सारे प्रोसेस दे रखे हैं। प्लीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, रियल लाइफ के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो इस चीज से बच ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका बी पॉइंट, अभी हमने ए क्या किया है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑन MCA 21 पोर्टल। अब एग्जामिनेशन किसका होगा, एग्जामिनेशन बोलूं या इंस्पेक्शन बोलूं, किस डॉक्यूमेंट्स का, जो कि मेंटेन्ड बाय कंपनी है। ए पॉइंट हमने किससे पढ़ा था, MCA 21 पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंपनी के पास जो मेंटेन्ड है, यानी कि कंपनी के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा, आइए जरा देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, आइएगा। देखो वेरियस क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के जो MOA AOA होते हैं उनको आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। जो भी उसने फॉर्म फाइल किए हैं ROC से वो सारी चीजें देखोगे। जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स जो कंपल्सरीली कंपनी को बनाने पड़ते हैं उनको देखोगे। वेरिफिकेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो भी नोट्स टू अकाउंट्स है, जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट है, हर वो चीजें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं, आप हर वो इस चीज को क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो उनका अपना खुद का इंटरनल ऑडिटर है, उसकी भी एक रिपोर्ट होगी, कंपनी में क्या चीजें कैसी चल रही हैं, आप उसको भी इंस्पेक्ट करोगे। कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिटवीन कंपनी एंड अदर रिलेटेड पार्टी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कंपनी के बीच में, जिसकी हम सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी जो थर्ड पार्टीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, कॉपीज देखेंगे। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किसका हुआ है वो देखेंगे, एंड बाकी चीजें आप देखो, बाकी चीजों के नाम दे रखे हैं, आप वो सारी चीजें चेक करोगे जब भी आप सर्च रिपोर्ट तैयार करोगे। ओके, सी पॉइंट, फिर क्या करोगे, आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम द MCA रिकॉर्ड्स। अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर देखे हैं, अब आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखोगे कि यार ये डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट भी कर रखे हैं वो सही है या गलत हैं, जो कॉपीज मैंने चेक करी हैं वो सही है या गलत है। वो आप कहां से देखोगे, आप देखोगे MCA के रिकॉर्ड से। तो देखो, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर अ रिपोर्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ऑन सर्टेन एडिशनल पॉइंट्स रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर देम। यानी कि लेट सपोज आपको एज अ प्रोफेशनल किसी बैंक ने हायर किया है और आपसे कहा है कि सुनो इस कंपनी को मैं लोन देने वाला हूं, यार एक काम करना, इसकी सर्च रिपोर्ट बना। तो उन्होंने कहा कि पर मुझे ये पॉइंट्स जानने हैं इस कंपनी के बारे में इससे पहले कि मैं इसको लोन दूं। तो आप एज अ प्रोफेशनल इन पॉइंट्स को नीचे देखोगे और क्रॉस वेरीफाई करोगे MCA के रिकॉर्ड से। Separate report can be given after inspecting and verifying the documents and records available with the registrar or with the company। अब देखो, जिस कंपनी को लोन देना है, ध्यान से सुनो, जिस कंपनी को लोन देना है, आप प्रोफेशनल हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बंदा प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, वो एक तो जाएगा कंपनी के पास और वो जाएगा ROC के पास। इधर से बैंक ने इस बंदे को, प्रोफेशनल को बोला है कि सुन, जाके तुझे वेरीफाई करने हैं ये सारी चीजें जो कंपनी के पास और ROC के पास रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्रॉस वेरीफाई करके सब कुछ सही है नहीं है। कंपनी के पास गया, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करे, और सेम चीजें जो ROC में फाइल हो रखी हैं उधर भी एक बार क्या करा, एक तरीके से रिकंसाइल किया। अगर प्रोफेशनल सेटिस्फाइड हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कंपनी ने जो ROC के साथ या MCA के साथ जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से रिकंसाइल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो जरा देखिएगा, जो पॉइंट्स नॉर्मली कवर किए जाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, वो पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं। अब यार ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रियल लाइफ में तो बेटा आप इससे बच ही नहीं सकते हो। सबसे पहले देखो, जैसे नाम ऑफ द कंपनी, तो रिकॉर्ड्स टू बी वेरीफाइड, नेम ऑफ द कंपनी जो है उसके लिए आपको कौन से रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, आप MOA देखोगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या चेंज ऑफ नेम। अगर लेट सपोज पहली
पहली बार जो नाम पड़ा था अभी तक वही नाम है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या एमओए को चेक करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। बट अगर नाम चेंज हुआ है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ नेम को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो चेंज नेम के साथ बना है आप उसको चेक करोगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का क्या है, इस चीज को कहां से वेरीफाई करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। कंपनी का नंबर या सीआईएन नंबर कहां से वेरीफाई करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहां से देखोगे, भाई आईएनसी 22 फाइल होती है, ई फॉर्म होता है हमारा, एमजीटी 14 और आईएनसी 28 जो एनसीएलटी ऑर्डर के बेसिस पे आप फाइल करते हो, आप वहां से चेक करोगे एंड व्हाट नॉट। ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे। एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा क्या बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप खुद सोचो एज अ एग्जामिनर आप इस पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करोगे, नहीं हो सकता। इसको कितना भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जबरन आईसीएसआई नहीं बनाएगा। आईसीएसआई की एक अच्छी आदत यह है कि वो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है जहां से सेंस बनता है, ये नहीं कि ट्विस्ट करके डिफिकल्ट बनाने के नाम पे कुछ भी दे देंगे, ये नहीं होता है। देन उसके बाद देखो अगेन ये रीड करना है आपको, ये पूरा रीड करना है आपको। रीड जरूर करना, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के जाना, बट लर्न करने की जरूरत नहीं है। रीड कर लोगे तो आपको सुंदर पॉइंट्स लिखने में आपको एक तरीके से हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब रीड करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में कुछ पॉइंट्स इस तरीके से चिपके रहते हैं कि जब हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं, ऑल्दो आपने उन पॉइंट्स को लर्न नहीं किया है, बट उससे रिलेटेड चीज को जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो आपको वो चीजें दिमाग में घूमती है। तो आप पॉइंट्स को ज्यादा अच्छा दिखने के लिए आप क्या करते हो, उन पॉइंट्स को ऐड करोगे ना तो वो 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्या है, फिर कंपाइल कर दोगे और प्रिपेयर करोगे सर्च रिपोर्ट। वो आपने ऊपर के जो 3 सोर्सेज हैं, सबसे पहले क्या हुआ, आपने MCA 21 के जो पोर्टल पे जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपने उनको इंस्पेक्ट किया। फिर उसके बाद आपने कंपनी के खुद के जो बनाए हुए रिकॉर्ड्स हैं आपने उसको इंस्पेक्ट किया। देन उसके बाद आपने क्या करा, दोनों को मैच करके देखा MCA रिकॉर्ड्स के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आप कंपाइल कर रहे हो। कंपाइल मतलब एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो सर्च रिपोर्ट। सर्च रिपोर्ट कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जांच। अरे जांच कैसे लिखते हैं, अरे जांच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज देयरफॉर रिलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑन द डेट व्हेन द सर्च इज कैरिड आउट। यानी कि सर्च रिपोर्ट आप किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस बनाओगे, ऑफ कोर्स सी बात है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस बनाओगे ना जो कि अवेलेबल थे टू बी सर्च्ड या इंस्पेक्ट। यानी कि जो चीजें इंस्पेक्ट की जा सकती हैं सिर्फ उन्हीं को इंस्पेक्ट करके तो आप उनके बेसिस पर सर्च रिपोर्ट बनाओगे ना। ऐसी चीजें जिनकी आपने इंस्पेक्शन ही नहीं कर पाए हो फॉर एनी रीजन, तो आप उसके बेसिस पर सर्च रिपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे, बात समझ गए हो। उसके बाद अगला क्या है, ई पॉइंट, फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। अब सर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, देखो यार सर्च रिपोर्ट का ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। पर कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि सर देखिए, प्रोफेशनल से कहेंगे कि यार ये हमारा अपना फॉर्मेट है। जब भी हम किसी कंपनी को लोन देते हैं तो जो उसके लिए सर्च रिपोर्ट तैयार करता है ना हमारा प्रोफेशनल, वो हमारे इस फॉर्म में तैयार करता है। इसमें जो जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं आपको इन पर्टिकुलर्स पे काम करना है और इसके बेसिस पे आपको सर्च रिपोर्ट तैयार करनी है और उसके हिसाब से हम आपको फीस देंगे। यानी कि सर्च रिपोर्ट में आइटम्स, ट्रांजैक्शंस जितने ज्यादा होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, एक प्रोफेशनल की फीस उसी बेसिस पे डिसाइड होती है। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। देन उसके बाद सर्च रिपोर्ट अंडर आईपीआर लॉज। आईपीआर हमारे क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। आईपीआर लॉज में सर्च रिपोर्ट किस तरीके से बनती है जरा देखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज द क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस। आईपीआर आपको पता है ना, इंटेंजिबल चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं। जैसे आपने कोई इन्वेंशन करी, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जहां पे इंटेलेक्ट, आपका दिमाग यूज हुआ है। दिमाग किन चीजों में यूज होता है, लेट सपोज आर्टिस्टिक वर्क, आपने पेंटिंग करी, आपने म्यूजिक बनाया, आपने गाना गाया, और किस चीज में आपने इन्वेंशन करी, आपने पेटेंट करा लिया। ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेंशंस, गुडविल, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, आईपीआर के अंदर आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप क्या करते हो, आईपीआर लॉज में अपनी जो भी कला है, आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसको रजिस्टर करा लेते हो सो दैट कोई अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उस चीज को यूज ना कर पाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, देखो, विच इंक्लूड्स इन्वेंशन, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड एक्सेट्रा। और बाकी क्या हो जाती हैं, कॉपीराइट, विच इंक्लूड्स, देखो एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक है कॉपीराइट। एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है यार, पहली बात, सिर्फ नॉलेज के लिए, बेस तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको एक फेयर आइडिया हो जाए इसके बारे में।
कॉपीराइट इंक्लूड्स लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, नॉवल, पोयम, लिरिक्स, प्लेज, फिल्म, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ एंड एटसेट्रा। अब सुनिए, वाइल प्रिपेयरिंग द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जब भी आप सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे, देखो कहीं पे सर्च रिपोर्ट अकेला लिखा हो या सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट लिखा हो, दोनों बातें एक ही हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस होता है मतलब एक तरीके से, मैं इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, मन की तसल्ली, कि जो हो रहा है तसल्ली, मन की तसल्ली, ड्यू डिलिजेंस कर लेना, कि अपने आप को श्योर कर लेना कि हाँ जो चीजें मैंने देखी एकदम श्योर है, ये चीज सही है। ड्यू डिलिजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज ट्रेमेंडस वर्थ इज एसोसिएटेड विद इंटेंजिबल असेट्स ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसके लिए इंटेंजिबल असेट है और इनकी कमाल की वैल्यू होती है। आज की डेट में कोका कोला का एग्जांपल अगर ले लें, कोका कोला और पेप्सी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का कलर तो काला है। वो एक सिर्फ जो कोका कोला का अपना खुद का है, उसका जो फॉर्मूला है वो इतना सेफ है, यानी कि अगर सिर्फ कोका कोला का फॉर्मूला कोई और कंपनी यूज कर ले तो आपको लगता नहीं है कोका कोला की वैल्यू क्या रह जाएगी। आज तक जब भी हम कोई भी कोला फ्लेवर की बात करते हैं तो पेप्सी थम्स अप सिर्फ हम तब प्रेफर करते हैं जब कोका कोला नहीं होती। ये मैं मोस्ट लोगों की बात करता हूं, सबकी बात नहीं करता। कुछ लोगों की एक्सक्लूसिव चॉइस होती है थम्स अप पीने की, बट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। ड्यूरिंग एनी कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अ बिजनेस और स्टेक, एक्वायरर जो कंपनी को एक्वायर कर रहा है कंडक्ट करता है ड्यू डिलिजेंस ऑफ टारगेट असेट्स एंड लायबिलिटीज। वो बंदा क्या करेगा, जो भी एक्वायर करने वाला होगा, लेट सपोज एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, कंपनी ए एक्वायर करना चाहती है कंपनी बी को, तो उसको एक्वायर करने से पहले कंपनी ए क्या करेगी, उसकी जितनी असेट्स एंड लायबिलिटीज है कंपनी बी की, उनको क्या करेगी, ड्यू डिलिजेंस देखेगी, यानी कि जो जैसा उस कंपनी ने बताया है क्या वही सब चीजें हैं उसकी असेट एंड लायबिलिटीज में। एंड विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, एक्वायरर क्या करता है, वे करता है, मतलब कैसे तौलता है असेट्स और लायबिलिटीज को और उनके पोटेंशियल रिस्क जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। कि यार देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि असेट एंड लायबिलिटीज की असेट का ज्यादा होना अच्छा है या लायबिलिटीज का कम होना अच्छा है। सिंपल है, नेगोशिएशन की बात है कि अगर ए कंपनी बी कंपनी को खरीदने जा रही है तो वो क्या करेगी ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे, कि ड्यू डिलिजेंस में उसे जितनी कमियां नजर आएगी उसके बेसिस पे वो अपनी नेगोशिएशन स्किल अच्छी करेगा, यानी कि उसकी कोशिश रहेगी कि इस बेसिस पे मैं कंपनी बी को सस्ते से सस्ते में खरीदूं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इंटेंजिबल असेट ऑफ अ बिजनेस, इंटेंजिबल असेट्स ऑफ अ बिजनेस को एनालाइज करना, चेकिंग करना वैलिड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सबसिस्टिंग देयर इन, स्कोप ऑफ देयर प्रोटेक्शन कि अगर वो प्रोटेक्टेड है तो कब तक के लिए प्रोटेक्टेड है, एनालाइजिंग द रिस्क इन्वॉल्व विद रेस्पेक्ट देयर टू एंड इन टर्न असेसिंग देयर पोटेंशियल वैल्यू। यानी कि अगर कोई चीज रजिस्टर्ड है बट फिर भी आपको पता है ना चाइनीज मार्केट के अंदर उस चीज की कॉपी बनने में टाइम नहीं लगता। लाइक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, बट स्टिल चाइनीज कंपनीज जो हैं वो लोग क्या करती हैं, उसको ब्रीच करके लूप होल्स फाइंड करके वो आराम से उस चीज को यूज करते हैं। तो आप हर चीज को उससे रिलेटेड रिस्क को कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, उसकी पोटेंशियल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक होता है कि मिस्टर बी तो बताएगा कि हाँ जी हमारी जो ये पेटेंट है इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, बट आपने रियल लाइफ में देखा कि तेरा पेटेंट तो भाई वो बंदा भी यूज कर रहा है और तू आज तक उसका कुछ नहीं कर पाया, तो 10,000 करोड़ नहीं है सर, ये सिर्फ 6,000 करोड़ है, मैं इसकी 6,000 करोड़ ही वैल्यू दूंगा। ये ड्यू डिलिजेंस करके आप लोग इंश्योर करते हैं। तो देखो प्रोसीजर क्या है सर्च रिपोर्ट का अंडर आईपीआर लॉज। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो प्रोसेस में आपको टोटल 6 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर सर्च रिपोर्ट अंडर द आईपीआर लॉज। सबसे पहले आप चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि किन किन चीजों को आपको चेक करना है। चेकलिस्ट शुड कंटेन अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंपनीज बिजनेस एंड इट्स एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स। आप चेक करोगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, पहले तो सारी इंफॉर्मेशन लोगे और कितनी उसकी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रजिस्टर्ड प्रोटेक्टेड हैं एंड कितनी अभी प्रोटेक्ट होने लायक हैं, जिनका नाम क्या है, नेमली क्वेश्चंस ऑन रजिस्टर्ड एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस फॉर पेटेंट एंड डिजाइन राइट्स। यानी कि कोई रजिस्टर्ड या फिर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है पेटेंट और डिजाइन से रिलेटेड, वो आप देखोगे। इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, ब्रांड आइडेंटिटी वेदर रजिस्टर्ड, अप्लाइड फॉर, मेयरली यूज्ड और क्रिएटेड, यानी कि जो आपका ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर आपने अप्लाई कर रखा है नहीं कर रखा है, ये चीज आप चेक करोगे। डिटेल्स ऑन द प्रोप्राइटरशिप एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉम द टारगेट। प्रोप्राइटरशिप एस्पेक्ट, ये इस पॉइंट को आप काट दीजिए, रेलेवेंट नहीं है, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे। सेग्रीगेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट्स रेलेवेंट टू फॉर द ट्रांजैक्शन फ्रॉम इररेलेवेंट वंस। सेग्रीगेट करना मतलब होता है एक तरह से छांटना।
देखो कई सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स होती हैं, बट आप रेलेवेंट वाली को, जो इंपॉर्टेंट है उनको सेग्रीगेट कर दो इररेलेवेंट वाली से, यानी कि इररेलेवेंट वाली को साइड में कर दो और रेलेवेंट वाली है उनको ध्यान दो. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एज सुन एज द प्रीलिमिनरी perusal of the target's business asset is done. Also, at times, there could be associated or supplementary intellectual property rights involved in addition to the main IP rights. Hence, it is important to connect such additional important IP rights with the main IP rights for the transaction. मेरी बात को ध्यान से सुनो. कुछ IP assets होती हैं, IP यानी कि intellectual property assets होती हैं, जो खुद तो मेन होती हैं, बट उनके साथ उनके नीचे भी कई सारी assets होती हैं जो उनसे रिलेटेड होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, एक फोन है, फोन को बनाने की एक एप्पल का फोन है, उसकी प्रॉपर अपनी खुद की एक पेटेंट है, बट उस एप्पल के फोन में कोई फीचर है जिसकी एक तरीके से सब्सिडरी उसने पेटेंट करा रखी है, तो क्या हुआ, ये एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे ना. तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो चीजें कनेक्टेड एडिशनल आईपी राइट्स हैं, जो मेन को उसके एडिशनल वाले जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उनसे कनेक्ट करती है, उनको एक ही जगह सेग्रीगेट करके आप लिख दोगे. ठीक है ना. देन उसके बाद आप एनालाइज करोगे ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है यार. उसके बाद वेरीफाइंग फैक्ट्स एंड कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. फिर आप फैक्ट्स को वेरीफाई करोगे कि अब आपने इकट्ठा तो कर लिया, बट वेरीफाई तो करो कि जो इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है. दिस एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द लीगैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. It is not prudent to merely rely on all details without cross-checking the same from other available sources. आपकी कंपनी ने, जिस कंपनी की आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, उसने बोल दिया कि ये चीजें हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने उस पर भरोसा कर लिया. ये बेवकूफी मत करना. आपको हमेशा उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करते रहना है. किसी चीज की वैल्यू, इंटीग्रिटी तब तक ही होती है जब तक वो क्रॉस वेरीफाइड रहती है. ठीक है ना. एनालाइजिंग प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स. आप एनालाइज करो उन आईपी राइट्स को जो प्रोटेक्ट हो चुके हैं या जो प्रोटेक्ट होने के लायक हैं. आफ्टर रिसीविंग फुल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, आईपी राइट्स ऑलरेडी सब्सिस्टिंग और पोटेंशियल वन इज रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड. देखो इस पॉइंट को ना आप सिर्फ मेन पॉइंट लिख के अंदर इसी चीज को डिटेल में आप एक्सप्लेन करके आ जाना, जो भी इजी लैंग्वेज में, और कुछ नहीं करना. आप स्टेटस चेक करो, वैलिडिटी कब तक की है ये चेक करो, ओनरशिप किसकी है ये चेक करो, क्लेम कौन कर सकता है चेक करो, कॉन्फ्लिक्ट कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है इसको चेक करो प्रॉपर मैनर में. फिर ड्राफ्टिंग ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट. और एट लास्ट आप क्या कर दोगे, सब चीजें 5 पॉइंट्स में जो तहकीकात हुई, इसके बाद एक ड्राफ्ट कर दोगे आप प्यारी सी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसमें. The final report should contain all the observation in relation to IP rights that would be the part of transaction before the prospective buyer investor. बस बात खत्म. ये वाली चीज एक बार आप सेल्फ रीड मारेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर प्रॉपर्टी टाइटल सर्च, यानी कि अगर प्रॉपर्टी का टाइटल यानी कि ओनरशिप, प्रॉपर्टी की ओनरशिप की अगर सर्च एंड स्टेटस आपको बनानी है तो उस केस में क्या होगा जरा देखिए. अ प्रॉपर्टी टाइटल सर्च इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग यानी कि वापस से जिंदा करना हिस्ट्री ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द करंट ओनर. यानी कि एक प्रॉपर्टी है, लेट सपोज ये एक लैंड है, एक मिस्टर ए थे जो सबसे पहले इसके ओनर बने थे, यानी कि सरकार ने जब जमीनें अलॉट करी थी सबसे पहली बार, तो मिस्टर ए वाज द ओनर. मिस्टर ए ने फिर मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को बेचा, और लास्ट में मिस्टर ई के पास ये प्रॉपर्टी है. तो ओरिजिनल ओनर कौन हो गए, मिस्टर ए, और करंट ओनर कौन हो गए, मिस्टर ई. इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प which help determine relevant interest in property of the owner and other individuals if any. अब इससे आपको क्या पता चलेगा जब आप पूरे पीछे तक की कुंडली पढ़ते हो कि इस प्रॉपर्टी में किसी पुराने ओनर का इंटरेस्ट अभी है तो नहीं भाई, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसके प्राइस को नेगोशिएट करोगे. इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट हु आफ्टर विजिटिंग द रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा और इंस्पेक्ट करेगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को और इशू करता है टाइटल सर्टिफिकेट. बात समझ आ रही है. इट इज मैंडेटरी फॉर अ डेवलपर टू एनेक्स अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इन द एग्रीमेंट टू सेल. डेवलपर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम बिल्डर की बात कर रहे हैं हम यहां पे, जो डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी की, विद द इंटेंडेड परचेजर. दिस डॉक्यूमेंट विल स्टेट इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज, लिटिगेशन या कंडीशन या क्लेम विच इज लाइकली टू अफेक्ट द टाइटल ऑफ द बायर एडवर्सली. यानी कि देखो एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है ना, अपनी रिपोर्ट में देखो इट इज मैंडेटरी फॉर अ डेवलपर to annex a copy of the report in the agreement to sell with the intended purchaser. जो भी परचेजर है, ठीक है ना, जो भी परचेजर है उसके साथ जो भी एग्रीमेंट टू सेल आप फाइल कर रहे हो, यानी कि एक बायर है, एक देखो एक सेलर है और एक बायर है.
इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में सेलर को ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि कहीं इस प्रॉपर्टी पे किसी तरह का कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, लिटिगेशन तो नहीं है, कोई कंडीशन या क्लेम तो नहीं है जिससे जो बायर है खरीदने वाला वो बेवकूफ तो नहीं बन जाएगा। इन द सेम वे अ बैंक इज ऑल्सो एश्योर्ड ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। बैंक्स क्या करते हैं, यूजुअली डू नॉट फाइनेंस एन अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी और वन अंडर लीगल डिस्प्यूट बिकॉज इट रिड्यूसेस इट्स सिक्योरिटी एंड इंक्रीजेस रिस्क एक्सपोजर। अब एक बात बताओ, एक बैंक है जो किसी कंपनी को लोन देना चाहता है और कंपनी की जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, लेट सपोज एक लैंड है कंपनी की, उसको चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है। तो भाई एक बात बताओ, बैंक जो सिक्योरिटी वाली चीज है वो खुद सिक्योर ही नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, ऐसी कंपनीज को लोन देने से बचेगा। So in order to avail a house loan, one of the precondition is that title of the property should be clear and marketable। जब भी किसी पर्सन को हाउस लोन लेना होता है, होम के लिए लोन लेना होता है, तो देखना होता है कि जिस घर को खरीद रहा है लोन लेकर, वो घर किसी प्रॉपर्टी मतलब किसी भी तरीके से किसी रिस्क एक्सपोजर में नहीं है, यानी कि उस पर कोई केस ना चल रहा हो, कोई लिटिगेशन ना हो, किसी और बंदे की ओनरशिप ना हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। प्रॉपर्टी टाइटल सर्च इंक्लूड्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप क्या क्या चीजें देखोगे, जो भी आप सर्च के लिए सर्च रिपोर्ट तैयार करोगे उसके आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। सबसे पहले ओनरशिप देखोगे, डीड की कॉपी देखोगे, जो भी आपका एग्रीमेंट था उसकी कॉपी देखोगे, लीगल डिस्क्रिप्शन देखोगे, चेन डॉक्यूमेंट्स देखोगे। चेन डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है जो ए बी को, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ये सारी चीजें। पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन कहां है प्रॉपर्टी की, वो देखोगे। राइट ऑफ वे, ईजमेंट राइट, द राइट ऑफ वे गिवन टू द ओनर, यानी कि ईजमेंट एक तरीके से वहां पर रहने का जो राइट होता है ना, उसको ईजमेंट्री राइट कहते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अगर इसे आप काटना चाहो काट सकते हो। आपको एनी 10 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं यहां पे, सिर्फ ऐसे समझ के चलिए। फिर आ गया आपका लीजेस। लीजेस में यार कि कोई जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे दे रखा है या नहीं दे रखा है, मॉर्टगेज्ड है या नहीं है, एंड क्या नहीं, सारे पॉइंट्स एक बार आप रीड कर लेना। जो भी आपको सबसे आसान 10 पॉइंट लगे उनको याद कर लीजिएगा। देन उसके बाद कितने मिनट की हो गई वीडियो, ठीक जी। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रेगुलेटर्स वेबसाइट। रेगुलेटर कौन होता है भाई, रेगुलेटर कोई भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखो एमसीए कैन बी अ रेगुलेटर, जब कंपनीज की बात करते हैं। जब भी लिस्टेड कंपनीज या पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं तो सेबी आ जाती है, और आरबीआई जब भी फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात आती है तो आरबीआई आ जाती है, बैंक्स की बात होती है तो आरबीआई आ जाती है। ये सारे रेगुलेटर्स होते हैं। एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, जो भी पब्लिश कौन करता है, एमसीए करता है, सेबी करता है, आरबीआई करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है, और अदर रेगुलेटर्स। आप क्या करोगे, उसको एग्जामाइन करोगे और कंपाइल करोगे। MC21 के लॉन्च होने से पहले डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ आरओसी फ्रॉम टाइम टू टाइम वर टेकन अप फॉर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ फाइलिंग। यानी कि MC21 आने से पहले जो भी आरओसी के ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या करते थे, एक तरीके से फाइल किए जाते थे, उनको एग्जामिनेशन किया जाता था। देखो टाइम टू टाइम उसको एग्जामिन किया जाता था। हाउएवर आफ्टर द लॉन्च ऑफ MC21 इट ऑफर्स द फैसिलिटी टू व्यू डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो सर्च एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। दिस फैसिलिटी इज हैंडी फॉर यूजर्स एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय सैंक्शनिंग लोन। यानी कि अब आरओसी में जाने की चक्कर नहीं है। अब आपको क्या करना है, MC21 की वेबसाइट पे जाओगे, फीस पे करके या बिना फीस पे किए, जो भी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, आप वहां पे बैठ के क्या कर सकते हो, सारी चीजें सर्च कर सकते हो। जनरल प्रोसेस टू डू इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑन MC21 इज एज अंडर। ये देखो ऊपर जो चीज हमने करी थी ना कि एमसीए पोर्टल पे जाओ, माई एमसीए पोर्टल में जाओ, फिर माई डॉक्यूमेंट्स में जाओ, जो चीज मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप याद कर सकते हो, मैं कहूंगा अगर आप याद कर सकते हो तो प्लीज इसको लर्न कर लेना, दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, फिर उसके बाद बारी आती है बेटा इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो भी कंपनी मेंटेन करती है, ठीक है ना, किस फॉर्म में मेंटेन करती है भाई, CHG 7, उसको आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। एज पर सेक्शन 85 एवरी कंपनी इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस, किसमें, फॉर्म CHG 7 में, which shall include therein all charges and floating charges any property of the company undertakings indicating in each case such particulars as may be prescribed। वही बातें जो पहले थी। अगेन इस पॉइंट को आप इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इतना करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है, इस सही बताऊं इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। अब बाकी चीजें आपको डिलीट करनी है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं क्या चीजें आप डिलीट कर सकते हो। अब ये जैसे टेबल ए है, ये आप बताओ मुझे बस कौन बंदा क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से, कोई क्वेश्चन पूछने का चांस है ही नहीं।
आप इसको इग्नोर मार सकते हो। बिल्कुल फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन बेसिस मत करिएगा। अगर करने का मन कर जाए कि सर नहीं मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती, जब सब कुछ कर लो उसके बाद ये कर लेना। बात समझ आ रही है? बट नॉट ऑन प्रायोरिटी। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।